रात के तकरीबन 11 बज रहे थे। चारों तरफ से जानवरों की रोने और चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। ट्रेन अपने पूरे रफ्तार से होकर उस जंगल से गुजर रही थी और वहीं मैं अपने सीट पर बैठे अपने बेबी और अपने बेटे को एक टक होकर निहारे जा रहा था। ना जाने क्यों मुझे नींद नहीं आ रही थी और एक अजीब सी बेचैनी मैं महसूस कर रहा था। ना जाने क्यों मुझे बार बार उसी बूढ़ी औरत की दी गई बद्दुआ याद आ रही थी, जिसे मैं चाह कर भी भूल नहीं पा रहा था। मैं इन्हीं ख्यालों में अभी उलझा हुआ था कि तभी अचानक मेरे बोगी में बैठे कुछ बड़े लोग आपस में फुसफुसाने लगे। बेलापुर गांव आने वाला है, यहाँ चौकन्ना रहना। कहते हैं कि आज भी वो इन जंगल में भटकता है। आज तक जितने भी ट्रेन इस जंगल से गुजरी है, आए दिन कम से कम एक लाश तो यहाँ पटरी पर कटी मिलती ही है। उन बुजुर्गों की बात मैं बड़ी गौर से सुन रहा था और जैसे ही ट्रेन बेलापुर गांव के तरफ आगे बढ़ने लगा, एक एक कर मेरे बोगी में बैठे सभी लोग अपने दरवाजे और खिड़की बंद करने लगे। कुछ देर तक सब शांत बैठे रहने के बाद मैंने अपने बगल की सीट पर बैठे एक आदमी से कहा, आप इस बेलापुर गांव के नाम से घबरा क्यों रहे हैं? आखिर बात क्या है? मेरे इतना कहते ही उस आदमी ने अपना स्वभाव एकदम ही बदल दिया, जैसे मानो उसने मुझे अनसुना कर दिया हो या फिर वो मेरे सवालों का जवाब नहीं देना चाहता। खैर, मैं कुछ वक्त तक यूं ही शांत बैठा रहा और कुछ देर की चुप्पी तोड़ते हुए एकदम से वो अधेड़ उम्र का आदमी मुझसे कहने लगा, बेटा, क्या तुम पहली बार बेलापुर जा रहे हो कि तुम्हें इन गांव और इस जंगल के रहस्यों के बारे में नहीं मालूम? ये किस्सा बहुत भयानक है और ये सही समय भी नहीं है कि मैं तुम्हें इस किस्से को सुनाऊं। तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो, तुम आखिर जा कहाँ रहे हो और किस काम से? उस आदमी के सवाल का जवाब देते हुए मैंने कहा, जी मैं बेलापुर जा रहा हूँ, अपने गांव। तकरीबन एक दशक के बाद अब तो वहाँ सब कुछ बदल गया होगा। दरअसल पहले मैं बेलापुर गांव में ही रहा करता था, लेकिन उस रात की वाकया ने मुझे अपने गांव, अपने परिवार से जुदा कर दिया और ना चाहते हुए भी मुझे अपना गांव छोड़कर जाना पड़ा। और मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मुझे दोबारा अपने गांव लौटने में एक दशक लगने वाले थे। उस आदमी से इतना कहते हुए मैं भावुक हो गया। मेरी आंखें नम हो गई और होती क्यों ना, बीते अतीत की घटनाओं को सुनाते हुए भरे जख्म जो ताज़ा हो गए थे, और मैं एकदम से चुप हो गया। मेरा ऐसा बर्ताव देख उस अधेड़ उम्र के आदमी ने कहा, बेटा निराश मत हो, बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, क्या तुम मेरे लिए अपने अतीत के पन्नों को एक बार फिर मुझे सुनाओगे? ना जाने क्यों तुम्हारे इन बताए किस्सों ने मुझे मेरे जवानी के दिन याद दिला दिया और अभी तुम्हारे गांव बेलापुर आने में भी तकरीबन 2 घंटे लगेंगे। तब तक तुम मुझे अपनी कहानी सुना सकते हो। मुझे उस आदमी की बातों में हमदर्दी दिखी और मैंने एक बार फिर उन अपने जीवन के दर्द भरे पन्नों को पलटना शुरू किया। आज से तकरीबन 25 साल पहले मैं बेलापुर में अपनी माँ के साथ एक झोपड़ी में रहा करता था। थोड़ी सरकारी ज़मीन हमें मिली थी, जिसमें मैं और मेरी माँ, हम दोनों ही केवल रहा करते थे। दरअसल मेरे पिताजी एक आर्मी ऑफिसर थे और जब मैं अपने माँ के पेट में था तभी वो शहीद हो गए। उसके बाद से मेरी माँ की दुनिया ही उजड़ गई। मेरे पापा के जाने के बाद कुछ सालों तक सब ठीक रहा। सरकार से पेंशन और राशन आदि की मदद मिलती रही और हम जिस घर में रहा करते थे वो सरकार द्वारा दी गई एक कमरा था। मेरे पापा के जाने के बाद मेरी माँ ने यह फैसला किया था कि वो बेलापुर में ही रहेंगी। पापा के यादों के सहारे वक्त बीतता गया और वक्त के साथ हमारी आर्थिक समस्याएं भी बढ़ती गई और जैसे सरकार बदली, हमारा घर हमसे जबरन छीन लिया गया। और उस वक्त मैं महज 5 वर्ष का था और मेरी माँ ने मेरा एडमिशन एक सरकारी स्कूल में करा दिया और हम एक सरकारी ज़मीन पर एक झोपड़ी में रहने लगे। मेरी माँ के रिलेशन के बहुत से लोग उन्हें दूसरी शादी करने और कहीं और शिफ्ट होने के लिए बहुत सलाह दिया, लेकिन ना जाने क्यों मेरी माँ
हमारा गांव बेलापुर छोड़कर जाने को तैयार ही नहीं थी। मैं जिस सरकारी स्कूल में पढ़ता था उसी स्कूल में मेरी माँ को खाना बनाने का काम मिला हुआ था। जैसे जैसे वक्त बीतता गया धीरे धीरे मेरी माँ के सगे संबंधियों ने भी मेरी माँ से नाता छुड़ा लिया और दौर आया सन 2010 का, जब मैं 15 साल का हो चला था। मेरी माँ का सपना था कि मैं एक पुलिस वाला बनूं। उस वक्त मैं 10वीं कक्षा में था। तब मेरे जीवन में एक नेहा नाम की लड़की आई जो कि मेरे ही क्लास में पढ़ती थी और मेरे ही गांव की रहने वाली थी। धीरे धीरे मेरी उससे बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। हम अब साथ में ही स्कूल आया जाया करते थे, लेकिन मैं इस बात से अनजान था कि वो ठाकुरों के परिवार की रहने वाली थी और मैं एक छोटे जाति का गरीब लड़का। एक दिन हम साइकिल से घूमने चले गए थे और उसके पड़ोस के भाइयों ने हमें देख लिया और उसके घर जाकर बता दिया, जिसके बाद उसका स्कूल आना एकदम से बंद हो गया। वो अब सिर्फ एग्ज़ाम देने आया करती और ऐसे ही हमारी 10वीं की पढ़ाई पूरी हुई। और जब मैं उससे दूर हुआ तो मुझे पता चला कि मैं उसके प्यार में पड़ चुका था और वो भी मुझसे प्यार करने लगी थी। 15 से 17 साल की उम्र में ये होना आम बात है, लेकिन वक्त बीतता गया और हमारा रिश्ता और भी मजबूत होता गया। हम चोरी छुप के एक दूसरे से मिला करते, जिसमें मेरा साथ देता था मेरा एक बहुत ही करीबी मित्र अंकित। लेकिन कहते हैं ना कि एक ना एक दिन सच सामने आ ही जाता है, और एक काली रात ऐसी आई जिसने मेरे पूरे जीवन को अंधकार से ढक दिया। अब मैं 17 साल का हो चला था। शाम के तकरीबन 7 बजे मैं अपने घर से निकला। मेरी माँ मुझे पीछे से आवाज़ लगाए जा रही थी, बेटा मत जा, आज कुछ ठीक नहीं लग रहा है मुझे, आज कहीं मत जा। मेरा जी घबरा रहा है, लेकिन अपनी माँ की बातों को अनसुना करते हुए मैं अंकित के साथ निकल गया। ना जाने उस रात मुझ पर क्या सवार था। दरअसल मुझे नेहा ने मिलने के लिए बुलाया था। उसने कहा था कि मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैं अंकित को लेकर सीधा उसके पास निकल गया, जो कि अपने घर से दूर एक पुरानी खंडर में आई हुई थी। मुझे देखते ही वो फूट फूट कर रोने लगी और मुझसे लिपट कर रोते हुए कहने लगी, मुझे बचा लो अमन, मैं किसी और से शादी नहीं करना चाहती। मेरे घर वाले जबरन मेरी शादी किसी और से तय कर दिए हैं और अब कुछ ही महीने में मेरी शादी है। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो मैं जहर खा लूँगी। अब मैंने उसे समझाते हुए कहा कि सब ठीक हो जाएगा, ज़रूर कोई रास्ता निकल आएगा। इसी दौरान काफ़ी रात हो चली थी। मैंने नेहा को दिलासा दिया कि मेरे होते हुए तुम्हारी शादी किसी और से नहीं होगी, और फिर मैं उसे घर छोड़ आया। और रात के तकरीबन 11 बजे मैं अपने घर लौटा तो सामने का मंजर देख मैं घुटनों पर आ बैठा और फूट फूट कर रोने लगा। मैंने देखा कि मेरे माँ के चेहरे से खून निकल रहा था और वो ज़मीन पर लेटी हुई थी और बगल में लालटेन जल रही थी। मैं अपनी माँ को झकझोरते हुए उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मेरी माँ मुझे अब छोड़कर जा चुकी थी। मैं लालटेन उठाकर किसी को बुलाने निकल ही रहा था कि मैंने देखा लालटेन के नीचे एक चिट्ठी पड़ी हुई थी। मैंने चिट्ठी को खोलकर पढ़ना शुरू किया तो मेरे आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसमें लिखा था, बेटा मुझे ब्लड कैंसर है और मैं अब लास्ट स्टेज पर हूँ। मुझे माफ़ कर देना क्योंकि मैंने ये बात तुमसे छुपाई। मैं और कर भी क्या सकती थी। बेटा इसके इलाज के बहुत पैसे लगते और हमारी आर्थिक स्थिति तो तुम्हें मालूम ही है। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम नेहा से प्यार करते हो। इसमें तुम्हारे मौसी का नंबर है। अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम किसी भी तरह से अपने मौसी के घर उसे लेकर चले जाना। कोई वहाँ तुम तक नहीं पहुँच पाएंगे। उस रात मेरी पूरी दुनिया ही उजड़ गई। मेरी माँ के जाने के बाद मैं अनाथ हो गया था और 1 महीने तक दर दर के ठोकरें खाने के बाद ना चाहते हुए भी मैंने अपने मौसी के पास कॉल किया, जो कि उत्तर प्रदेश के देवरिया ज़िले में रहा करती थी। मैंने उनसे सारी बातें बताईं और साथ में मैंने उनसे ये भी कहा कि मैं नेहा को अपने साथ लेकर आना चाहता हूँ। शुरू में मेरी मौसी मुझे बुलाने से हिचकिचाने लगी, फिर कुछ देर बाद उन्होंने कहा ठीक है तुम आ जाओ। और तब मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं नेहा को लेकर अपनी मौसी के घर चला जाऊंगा, क्योंकि माँ के बाद
कोई मुझसे प्यार करता था तो वो सिर्फ नेहा थी। मैंने इस बारे में अंकित से बात की। अंकित मेरी मदद करने के लिए तैयार हो गया। एक दिन नेहा के परिवार वाले कहीं शादी में गए हुए थे। नेहा घर पर अपनी बड़ी बहन के साथ अकेली थी और रात के तकरीबन 9 बजे अंकित की मदद से मैं नेहा को लेकर बेलापुर रेलवे स्टेशन से सीधा देवरिया रेलवे स्टेशन के लिए निकल पड़ा। उस वक्त मेरी उम्र महज 17 वर्ष की थी। इस वजह से हमारी शादी नहीं हो पाई। मैंने अपना पढ़ाई जारी रखा क्योंकि मेरी माँ का सपना था कि मैं एक पुलिस ऑफिसर बनूं। समय बीतता गया और मैंने जमकर पढ़ाई की और आखिरकार 2021 में मेरी एसआई के पद पर जॉब लग गई और तब मेरी शादी करने की उम्र भी हो चली थी और मैंने 2021 में कोर्ट मैरिज किया और एक बार फिर हम खुशी से रहने लगे और 1 साल बाद ही मेरा बेटा हुआ जिसका नाम हमने अनिकेश रखा और अब हम खुशी खुशी रहने लगे। एक दिन रात के तकरीबन 9 बजे मैं घर लौटा तो मैंने देखा कि मेरी वाइफ और मेरी मौसी की सास में बहस चल रही थी और वो बहस इतनी बढ़ गई कि वो बूढ़ी औरत मेरी बीवी को गाली और शराब दे रही थी। न जाने क्यों मेरी वाइफ और उस बूढ़ी औरत में बात विवाद बढ़ने लगी थी। जब से मेरे घर में मेरे बेटे अनिकेश ने जन्म लिया था, घर में डेली अनबन होने लगा था। इस वजह से अब मेरा ध्यान काम से हटने लगा था और इस बीच मेरे बचपन के दोस्त अंकित से काफ़ी बातचीत होने लगी थी। दरअसल अंकित की शादी 2023 में तय हो गई थी और उसने मुझे आने के लिए बहुत रिक्वेस्ट किया था और मैं भी काफ़ी उत्सुक था कि अंकित की शादी अटेंड करूंगा। और आखिरकार वो वक्त भी आ गया जब काफ़ी अरसे के बाद मैं एक बार फिर बेलापुर के लिए निकला था। मैं और नेहा, हमारा बेटा अनिकेश जो कि 1 साल का था, हम तीनों अभी अपने घर से निकल ही रहे थे कि मेरी पत्नी की बहस फिर से उसी बूढ़ी औरत से हो गई कि तभी एकदम से उसी बूढ़ी औरत ने मेरी पत्नी को शराब देते हुए कहा, तू जा रही है, तू सुरक्षित नहीं आएगी, तू परलोक सिधार जाएगी। इतना सुनते ही मैं आग बबूला हो गया और अपने घर से निकल गया। अभी मैं इतना अपने बोगी में बैठे उस आदमी से बता ही रहा था कि एकदम से मेरी पत्नी चीखते हुए उठी। मैं हड़बड़ाते हुए अपनी पत्नी का हाथ थामे उससे पूछने लगा, क्या हुआ तुम्हें? क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा? लेकिन मेरे सवाल का मेरी पत्नी ने कोई जवाब नहीं दिया कि तभी अचानक हमारी बोगी की लाइट बुझ गई और हमारे बोगी में घना अंधेरा छा गया। मैंने झट से अपने मोबाइल की लाइट जलाई तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी मेरे सामने नहीं थी। मैं घबरा गया और मोबाइल की टार्च बोगी के चारों तरफ घुमाते हुए मैं देखने लगा कि मेरी पत्नी गई कहाँ, कि मेरे पीछे से किसी ने मेरा हाथ पकड़ा और जब मैं पीछे पलटा तो मैंने देखा वही बुजुर्ग आदमी बोगी के दरवाजे की ओर मुझे इशारा कर रहा था और जैसे ही मैंने सामने की ओर देखा तो मैं सन्न रह गया। मैंने देखा कि मेरी पत्नी बोगी के दरवाजे पर अपनी बालों को खोले जंगल की ओर घूरे जा रही थी और उसके गोद में हमारा बच्चा रोए जा रहा था। इतना देखते ही मैंने झटके से अपनी पत्नी की बाँह खींची और जैसे ही मैंने उसे छुआ वो एकदम से बेहोश हो गई। मैंने उसे सीट पर लिटा दिया और अपने बेटे को मैंने अपनी गोद में लिया। पूरे बोगी में डर का माहौल बना हुआ था। ऊपर से मेरी पत्नी की ये हरकत मुझे और अचरज में डाल रही थी क्योंकि आज से पहले मेरी पत्नी का ऐसा व्यवहार मैंने कभी नहीं देखा था। मेरे बोगी के सभी लोग एकजुट हुए मेरे पास ही बैठे थे। ना जाने क्यों इस बेलापुर गांव के नाम से ये लोग इतना घबरा रहे थे। जब मैं इस गांव में रहा करता था तब तो कुछ ऐसा नहीं था, फिर अचानक ये कब हुआ? मेरी बात पर उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, आज से तकरीबन 5 साल पहले यहाँ एक बहुत बड़ा ट्रेन हादसा हुआ था और उसी घटना के बाद से यहाँ आए दिन लोगों की मौतें होने लगी। कहा जाता है कि ट्रेन हादसे में अकाल मृत्यु से मरे लोगों की आत्माएं आज भी यहाँ भटकती हैं। अभी वो आदमी इतना कह ही रहा था कि अचानक से हमारी बोगी की लाइटें जल उठी और एकदम से हमारी नज़र बोगी के कोने में पड़ी तो हमने देखा कि मेरी पत्नी की ही भांति एक और महिला अपने बाल को खोलकर कोने में बैठी हुई थी, अपने नाखूनों सहित उंगलियों को चबाए जा रही थी। रात के तकरीबन अब 12 बज रहे थे। बोगी में बैठे सभी लोग तितर बितर हो रहे थे।
एक ओर हमारे सामने बैठी उस औरत की हरकत और दूसरी ओर से जंगल से आने वाली खौफनाक डरावनी आवाज़ें उस माहौल को और भी भयानक बना रही थी कि तभी हमारे बोगी में बैठे आदमी ने हनुमान चालीसा जपना शुरू किया और उस आदमी के साथ हम सब लोग हनुमान चालीसा का जाप करने लगे और कुछ देर बाद ही सब शांत हो गया। मुझे लगा अब सब ठीक हो गया है कि तभी अचानक ही हमारी ट्रेन की रफ्तार धीमी होने लगी। दरअसल अब बेलापुर का रेलवे स्टेशन आ गया था और ट्रेन की गति कम होते ही मैं अपनी पत्नी और अपने बेटे को लेकर ट्रेन से नीचे उतरा। चारों तरफ गहरा सन्नाटा और पूरा रेलवे स्टेशन सुनसान था। मैंने तुरंत ही अंकित के पास फ़ोन मिलाया, लेकिन अंकित का मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था, जिससे मैं थोड़ी चिंतित हो गया। मैंने अपने बेटे निकेश को गोद में लिया हुआ था और अपनी पत्नी का हाथ थामे मैं स्टेशन पर उतरकर वहीं नीचे बेंच पर बैठ गया और अंकित के आने का इंतज़ार करने लगा। कुछ ही देर में ट्रेन चल पड़ी और देखते ही देखते पूरे रेलवे स्टेशन पर केवल हम तीनों ही बचे कि तभी एकदम से किसी औरत की चीखने की बहुत ही भयानक आवाज़ उसी जंगल से आने लगी। झट से मैंने अपनी पत्नी और बेटे को लेकर सीधा सड़क की ओर निकल पड़ा। इधर मेरी वाइफ मुझे बार बार इशारा कर रही थी कि कोई हमारे साथ पीछे चल रहा है। मैंने अपनी पत्नी से पीछे मुड़कर देखने से मना किया कि पीछे मत देखना। धीरे धीरे अब मुझे भी लगने लगा कि कोई हमारे पीछे पीछे चल रहा है। एक अजीब सा डर मेरे सीने में बैठ गया। रात के तकरीबन 1 बज रहे थे। चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था और हम सड़क से सीधा गांव की ओर बढ़े जा रहे थे कि तभी अचानक हमारे पीछे से एक तेज रोशनी आई और जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो अंकित अपनी कार से नीचे उतरा। अंकित को देखते ही हमारे जान में जान आई और हम कार में जाकर बैठे और रात के तकरीबन 2 बजे हम एक बार फिर अपने गांव बेलापुर पहुंचे। लेकिन मेरी वाइफ को इस बात का डर था कि हम दोबारा अपने गांव लौट आए हैं। इस बात की भनक उसके पिता को न लगे कि तभी अंकित ने बताया कि अब नेहा के परिवार वाले इस गांव में नहीं रहते। हमारे भाग की शादी करने के कारण नेहा के परिवार वाले इस बेइज्जती को सहन नहीं कर पाए और इस गांव को हमेशा हमेशा के लिए त्याग कर कहीं और बस गए। इस बात की खबर सुन मेरी वाइफ को थोड़ा दुख हुआ, लेकिन मैंने उसे समझाते हुए कहा आजकल के माँ बाप अपने बच्चों की शादी नहीं करते बल्कि एक व्यापार करते हैं। बिना अपने लड़की की मर्जी जाने किसी भी अनजान लड़के से शादी करा देना। कई लड़कियां लड़के इस फैसले से नाखुश होते हैं, लेकिन परिवार और समाज के दबाव के चलते खुदकुशी कर लेते हैं और कोई हिम्मत करके शादी कर भी लेता है तो समाज उसे कभी नहीं स्वीकारता।